आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं बेल्ट ड्राइव के बारे में। आज के लेक्चर में हम इनिशियल टेंशन जो बेल्ट में होता है ये कितना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। साथ ही साथ किसी बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी काम करता है, तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है और किसी किसी एक्ट करता है, इसके बारे में भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेशियो ऑफ टेंशंस के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से कोई बेल्ट ड्राइव है, ड्राइविंग पुल्ली है, ड्रिवन पुल्ली है। हमने ड्राइविंग पुल्ली छोटा पुल्ली लिया हुआ है, ड्रिवन पुल्ली बड़ा लिया हुआ है ना। तो इसमें एक साइड लूज रहता है, स्लैग रहता है, या दूसरा साइड टाइट रहता है। तो ये हमने देखा था कि किस तरफ पे टाइट रहता है, किस तरफ पे लूज रहता है। ये आप फ्लैट बेल्ट के लिए भी कर सकते हैं, वी बेल्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और रोप बेल्ट के लिए भी। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया हुआ था कि ड्राइविंग पुल्ली को लेके कि ड्राइविंग पुल्ली है और उसमें बेल्ट लगा हुआ है। ये बेल्ट फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, रोप हो सकता है, जो कि ए और बी से कांटेक्ट है इस पुल्ली के साथ। और ए और बी जहाँ तक ये कांटेक्ट है, ये पुल्ली के सेंटर पे एक एंगल फॉर्म करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट बीटा। ठीक है, तो इस केस में पुल्ली क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो एक तरफ T1 टेंशन है जो कि टाइट साइड में टेंशन है, और एक दूसरे तरफ पे T2 टेंशन है जो कि लूज साइड पे टेंशन है, मतलब T2 का वैल्यू T1 से कम है। ठीक है, अगर ये फ्लैट बेल्ट है तो दोनों ही टेंशन जो कि यहाँ पे T1 है, T2 है, इसके बीच में एक रेशियो है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ बीटा। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि पुल्ली और बेल्ट के बीच में है। ठीक है, वैसे ही अगर ये बेल्ट क्या है, वी बेल्ट है या रोप है जो कि एक ग्रुप पुल्ली में रैप्ड है, तो उस केस में ये रेशियो में मिलता है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μ कॉसेक अल्फा बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या है, ये एंगल ऑफ ग्रुप का हाफ है, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ ग्रुप। वी पुल्ली हम लोग यूज़ करते हैं तो वी ग्रुप बना रहता है, तो जो एंगल रहता है 2 अल्फा रहता है, तो ये उसका हाफ जो एंगल है अल्फा, ये अल्फा है। क्लियर है, तो यहाँ पे T1 और T2 जो टेंशन हमने फाइंड आउट किया, ये कौन सा टेंशन है। ये एक्चुअली में आप देखेंगे कि पुल्ली जो है रोटेट कर रही है। रोटेट क्यों करती है, देखिए ड्राइविंग पुल्ली में इनपुट शाफ्ट रहते हैं, इनपुट शाफ्ट में हम लोग एक पावर सप्लाई करते हैं। पावर इनपुट शाफ्ट में रहता है, इलेक्ट्रिक मोटर से या अदर मशीन से ये मिलता है। तो पावर है, और पावर है मतलब उसमें टॉर्क है। तो टॉर्क क्यों है, क्योंकि पुल्ली में टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है। तो ये जो टेंशन आता है बेल्ट में, ये एक्चुअली टॉर्क के कारण, पावर के कारण, टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है। तो ये T1 और T2 कब आएगा, जब ये पुल्ली है या बेल्ट ड्राइव हो, क्या हो, रनिंग कंडीशन पे हो, या जस्ट रनिंग करना स्टार्ट करे। अरे तो रनिंग कंडीशन में जब होगा तो उस केस में जो टेंशन आएगा T1 और T2, ये इसके बीच का रिलेशन है। मतलब बेल्ट ड्राइव अगर स्टेशनरी कंडीशन पे है तो ये T1 और T2 नहीं आएगा। जब ये रनिंग कंडीशन में आएगा तभी उसमें टेंशन T1 और T2 आएगा। तो ये रनिंग कंडीशन के लिए हमने T1 और T2 का रिलेशन फाइंड आउट किया है, इसलिए T1 और T2 को हम ड्राइविंग टेंशन भी कहते हैं। क्लियर है। अब आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट में इनिशियल टेंशन के बारे में। इनिशियल टेंशन क्या होता है बेल्ट ड्राइव में, चाहे फ्लैट बेल्ट हो, वी बेल्ट हो या रोप हो, किसी भी तरीके के बेल्ट में इनिशियल टेंशन क्या होता है और ये कितना हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक बेल्ट ड्राइव है, या इसमें फ्लैट बेल्ट भी हो सकता है, वी बेल्ट भी हो सकता है, रोप भी हो सकता है। तो इसको फिट करते हैं, तो क्या होता है, देखिए जब हम इनिशियली इसको फिट करते हैं बेल्ट को, तो वो बिल्कुल टाइट रहता है। टाइट इसलिए करते हैं ताकि ये पुल्ली के साथ प्रॉपर ग्रिप रहे, है ना। जब हम बेल्ट को पुल्ली के ऊपर चढ़ाते हैं, यानी एक डिस्टेंस फिक्स करके, सेंटर डिस्टेंस फिक्स करके, तो ये बेल्ट को बिल्कुल टाइट वहाँ पे चढ़ाया जाता है। अगर हम लूज़ करेंगे तो बेल्ट क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे इनिशियली
चढ़ाया जाता है, और इस केस में पुल्ली क्या रहता है, स्टेशनरी कंडीशन पे होता है। तो जब हम बेल्ट को पुल्ली के ऊपर चढ़ाते हैं तो बेल्ट में जो टेंशन प्रोवाइड किया जाता है टाइट रहता है, इसका मतलब ये है कि टेंशन रहेगा। ये स्टेशनरी कंडीशन में, इसका मतलब ये है कि बेल्ट के ऊपर और बेल्ट के नीचे, मतलब यहाँ पे कोई लूज या टाइट साइड नहीं होगा, क्योंकि स्टेशनरी है तो सभी पार्ट में या दोनों साइड ऊपर और नीचे साइड में एक ही टेंशन आएगा या एक इक्वल मैग्नीट्यूड का टेंशन आएगा। तो इस समय जो टेंशन रहता है इसी टेंशन को हम कहते हैं इनिशियल टेंशन। क्लियर है? तो बेल्ट को जब पुल्ली में चढ़ाया जाता है और पुल्ली इस समय स्टेशनरी कंडीशन पे रहता है तो बेल्ट पे एक टाइट रखा जाता है ताकि ये ग्रिप बना सके पुल्ली के साथ। तो इस समय जो टेंशन होता है बेल्ट में इसी को हम कहते हैं इनिशियल टेंशन। क्लियर है? तो इनिशियल टेंशन किसी भी बेल्ट में किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, ये कितना होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि T0 क्या है, इनिशियल टेंशन है इस बेल्ट में। जब ये रनिंग कंडीशन में आ जाता है ड्राइविंग, तो इसमें टेंशन आता है ड्राइविंग टेंशन, जो कि T1 और T2 होता है। जब ये रनिंग कंडीशन में आता है तो एक साइड पे लूज होता है, दूसरे साइड पे टाइट हो जाता है। तो टाइट साइड में T1 टेंशन है, लूज साइड में T2 टेंशन है। क्लियर है? कोई भी बेल्ट हो, फ्लैट हो, वी बेल्ट हो या रोप हो, ठीक है। तो जब ये रनिंग कंडीशन पे आता है तो एक साइड पे क्या होता है, देखिए रनिंग कंडीशन पे आता है तो इसमें टॉर्क की वजह से या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इसमें या बेल्ट में टेंशन काम करता है। एक तरफ टाइट है तो ज़्यादा टेंशन, दूसरी तरफ लूज है तो कम टेंशन। क्लियर है? तो इस टेंशन की वजह से यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये ड्राइविंग पुल्ली है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ये ड्रिवन पुल्ली है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो ऊपर वाले साइड पे टाइट आएगा, नीचे वाले साइड पे लूज आएगा, कम टेंशन आएगा, ऊपर ज़्यादा टेंशन आएगा। और ये टेंशन किसकी वजह से आ रहा है, ये पुल्ली में टॉर्क की वजह से या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ऊपर तनाव लग रहा है ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बेल्ट की लंबाई बढ़ेगी, और नीचे कम टेंशन आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे वाले साइड की बेल्ट की जो लंबाई है वो घटेगी। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, जब हम रनिंग कंडीशन में लाते हैं पुल्ली को तो बेल्ट की लंबाई में परिवर्तन आता है, मतलब टाइट साइड में लंबाई बढ़ेगी और लूज साइड में लंबाई क्या होती है, घटेगी। ठीक है? तो यहाँ पे जो लेंथ बढ़ रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, बेल्ट के मटेरियल पे। बेल्ट अलग अलग मटेरियल से बना रहता है, ये लेदर से बना हो सकता है, ये रबड़ से बना हो सकता है, या अदर मटेरियल से बना हो सकता है। तो हर एक मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होगा कि पर यूनिट जब फोर्स हम उसमें लगा रहे हैं, फोर्स का मतलब टेंशन फोर्स लगा रहे हैं, तो पर यूनिट टेंशन फोर्स लगने से उसमें कितना परिवर्तन आएगा। किसी में ज़्यादा परिवर्तन आ सकता है, किसी में कम परिवर्तन आएगा। तो इसको मेजर करने के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं जिसको कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ बोलते हैं, जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बेल्ट पर यूनिट फोर्स। एक यूनिट का फोर्स लगाने से कितना मीटर या कितना मिलीमीटर जिसमें भी मेजर कर रहे हो उसमें परिवर्तन आ रहा है, इस वैल्यू को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, जो कि अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। और ये बेल्ट के मटेरियल पर डिपेंड करता है, जो कि हमें पता रहता है। क्लियर है? अब ये अल्फ़ा पता है तो हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इनिशियल टेंशन कितना आएगा बेल्ट में। इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ एजम्पशंस हमें मानना पड़ेगा। पहला एजम्पशन तो ये है कि जो भी बेल्ट का मटेरियल बना हुआ है या बेल्ट का जो भी मटेरियल है वो क्या है, इलास्टिक मटेरियल से परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब ये है उसमें हम फोर्स लगाएंगे तो चेंज होगा, और जैसे ही फोर्स को हटा देते हैं तो फिर से ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें मेंटेन रहेगी, ये पहला एजम्पशन है। ठीक है? दूसरा एजम्पशन ये है कि बेल्ट की जो टोटल लंबाई है, जिसके लिए हमने डेरिवेशन किया था पहले के लेक्चर में ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट के लिए, तो टोटल लेंथ हमें पता रहता है। तो जब ड्राइविंग कंडीशन में आती है तो हमने बताया कि टाइट साइड में लंबाई बढ़ती है, लूज साइड में लंबाई कम होती है। तो ओवरऑल हम देखें तो टोटल लेंथ जो होता है बेल्ट का, इसका लेंथ
में कोई भी चेंज नहीं आता, तो टोटल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है। क्लियर है, ये एजम्पशंस है। तो ये दो एजम्पशन लेके हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए ये बेल्ट ड्राइव है, आप देख सकते हैं कि जब ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ऊपर टाइट होगा, नीचे लूज होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ऊपर टाइट और ऊपर टाइट और नीचे लूज होगा। क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए पहले ये स्टेशनरी पोजीशन पे था जिसमें टेंशन, इनिशियल टेंशन था T0। जब ये रनिंग कंडीशन पे आता है तो एक तरफ टाइट होता है, दूसरी तरफ लूज हो जाता है। तो टाइट साइड में टेंशन कितना हो गया, T1 हो गया। तो T0 से इनिशियल टेंशन था, अब टेंशन T1 हो गया। क्लियर है। तो T0 से T1 टेंशन या फोर्स बढ़ने से उसके लेंथ में कितना इंक्रीज होगा, लेंथ, टेंशन इंक्रीज हो रहा है मतलब लेंथ इंक्रीज होगा। तो कितना लेंथ इंक्रीज होगा, देखिए एक यूनिट फोर्स में अल्फा चेंज होता है, तो T0 से T1 बढ़ गया है, तो कितना फोर्स या कितना टोटल लंबाई में परिवर्तन आएगा, फोर्स इनटू ये अल्फा करेंगे तो ये टोटल कितना इंक्रीज होगा टाइट साइड में बेल्ट की लंबाई, ये हमें मिल जाएगा अल्फा इंटू T1 माइनस T0। कितना फोर्स वहाँ पे अप्लाई किया गया टाइट साइड के लिए। क्लियर है। वैसे ही लूज साइड पे बात करें तो फोर्स इनिशियल टेंशन था T0, वहाँ पे लूज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो टेंशन T2 आएगा वो T0 से कम आएगा। क्लियर है। तो फोर्स कम हो गया, कितना फोर्स कम हो गया, T0 माइनस T2 ये मिलेगा। अब इस फोर्स के लिए बेल्ट की कितनी लंबाई में कमी आई, ऑब्वियस सी बात है फोर्स कम कर दिया तो लंबाई कम होगी। तो कितना कम हुआ, ये हमें मिल जाएगा अल्फा T0 माइनस T2। अब जितना ऊपर इंक्रीज हुआ है इतना नीचे डिक्रीज होगा, मतलब जितना टाइट साइड में बेल्ट की लंबाई इंक्रीज होगी उतना ही लूज साइड में बेल्ट की लंबाई में कमी आएगी, क्योंकि टोटल जो लेंथ है बेल्ट का वो अनचेंज्ड है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइट साइड में जो चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है बेल्ट की लंबाई, वो लूज साइड में जो कमी आई है बेल्ट की लंबाई में उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अल्फा T1 माइनस T0 इज इक्वल टू अल्फा T0 माइनस T2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा T0 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। फाइनली हमें इनिशियल टेंशन T0 का वैल्यू मिल जाएगा T1 प्लस T2 अपान 2। क्लियर है। तो कोई भी बेल्ट हो, चाहे फ्लैट बेल्ट हो, ओपन बेल्ट हो, रोप बेल्ट हो, जब बेल्ट को हम चढ़ा रहे हैं पुल्ली में, उस समय पुल्ली स्टेशनरी पोजीशन पे है तो बेल्ट को टाइट रखा जाता है, तो उस समय जो टेंशन होता है वो इनिशियल टेंशन होता है और इसकी वैल्यू T1 प्लस T2 अपान 2 के बराबर होती है। क्लियर है इनिशियल टेंशन क्या होता है और किसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बेल्ट ड्राइव में। क्लियर है। आई होप कि इनिशियल टेंशन जो बेल्ट में प्रोवाइड किया जाता है ये इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में। अब ये सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल टेंशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का मतलब फोर्स ही है, टेंशन मतलब फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझ लेते हैं। देखिए आपने इस तरीके से एक बॉल को एक रस्सी से या स्ट्रिंग से बांध के आपने घुमाया होगा, ठीक है। तो बॉल को हमने अपने आप को सेंटर पे मान के हमने चारों तरफ घुमाए, तो हम खुद एक एक्सिस की तरह हैं जिसके चारों एक बॉल क्या कर रही है, एक वेलोसिटी से उसको घुमाया जा रहा है एक सर्कुलर पाथ में। क्लियर है। तो बॉल इस रस्सी से बंधा हुआ है, तो बॉल को हमने क्या किया है, खींच के रखा हुआ है। तो बॉल पे एक फोर्स हम लगा रहे हैं अपनी तरफ खींच के रखे हुए, मतलब फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया है बॉल को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, ये फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। क्लियर है। अब बॉल क्या करता है, बॉल को हमने खींच के रखा हुआ है तो बॉल बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। बॉल इस फोर्स के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई करता है। क्लियर है। तो बॉल क्या करता है, बाहर की तरफ या बाहर की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है बॉल पे, जो बॉल के द्वारा लगाया जाता है, और ये जस्ट
अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट, और बाहर की तरफ इस तरीके से जो फोर्स लग रहा है इस बॉल पे, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? जिसके कारण ये बॉल बाहर जाने की कोशिश करता है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉल क्या है, बाहर की तरफ मूव कर जाएगा। तो कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो उस सर्कुलर पाथ के रेडियल डायरेक्शन में बाहर की ओर एक फोर्स काम करता है। इसी फोर्स को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? बहुत सारे जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। जैसे आप घरों में मट्ठा आप निकाल रहे हैं तो वहाँ पे जो आता है छाछ, है ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही बाहर की तरफ जम जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है सर्कुलर पाथ पे, तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता ही है। अब ये बेल्ट ड्राइव में किस तरीके से काम करता है, ठीक है, तो हमने देखा था कि एक पुल्ली है जो कि इसमें एक बेल्ट है रैप्ड है। अब ये पुल्ली क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। ड्राइविंग हमने ड्रिवन पुल्ली के लिए किया हुआ है, तो ड्रिवन पुल्ली मान लेते हैं, या कोई भी पुल्ली आप ले सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, तो ये क्या है, लीनियर मोशन करेगी, है ना। इसके ऊपर जो बेल्ट है पुल्ली के ऊपर, ये पुल्ली के साथ क्या करेगा, एक मोशन करेगा जो कि सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि पुल्ली या बेल्ट के बीच में फोर्स काम करेगा, सेंट्रीपिटल भी और सेंट्रीफ्यूगल भी, ठीक है। तो यहाँ पे पुल्ली के थ्रू इस बेल्ट पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। कब? जब ये रनिंग कंडीशन पे हो। तो इसी फोर्स के कारण इस बेल्ट में एक टेंशन आता है। क्लियर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही इस बेल्ट में क्या आता है, टेंशन आता है। देखिए अब यहाँ पे T1 और T2 जो काम कर रहे हैं, ये किस फोर्स के कारण है। इस देखिए पावर जो ट्रांसमिशन होता है ड्राइविंग पुल्ली से ड्रिवन पुल्ली तक, ड्राइविंग पुल्ली रोटेट कर रहा है, उसमें टॉर्क है, उस टॉर्क को बेल्ट के लीनियर मोशन में कन्वर्ट किया जाता है। फिर लीनियर मोशन को देखिए, लीनियर मोशन है तो मोशन क्या होता है, जब फोर्स लगता है तो बेल्ट में T1 और T2 जो आ रहा है ये टॉर्क की वजह से आता है, टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आता है इस पुल्ली में, ठीक है। अब ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है। ए से बी जो कांटेक्ट है उस पे बेल्ट जो पुल्ली के साथ कांटेक्ट है उतने पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है। तो इस पार्ट में क्या आएगा, इस फोर्स के कारण भी एक टेंशन आएगा। तो उस टेंशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। देखिए ए से बी के बीच में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि रेडियल डायरेक्शन में बाहर की तरफ इस बेल्ट पे काम करेगा। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन है। और ये T1 T2 किसके कारण है, टॉर्क या टेंजेंशियल फोर्स के कारण जो टेंशन आता है ये है। क्लियर है? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है सेंट्रीफ्यूगल की या सेंट्रीफ्यूगल टेंशन या फोर्स की वैल्यू होती है m/v²/r। m यहाँ पे क्या है, जिस भी बॉडी पे हम टेंशन फोर्स निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे बॉल है तो बॉल का मास है, यहाँ पे बेल्ट है तो बेल्ट का मास हो जाएगा। v क्या है, यहाँ पे लीनियर मोशन है, बॉडी जैसे बॉल है तो बॉल का अलग अलग वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसका लीनियर वेलोसिटी होगा। तो बॉल का लीनियर वेलोसिटी v है। लीनियर वेलोसिटी हमेशा पॉइंट जिस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग ये रोटेट कर रही है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। मान लो बॉल यहाँ पे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसका लीनियर वेलोसिटी होगा। बॉल यहाँ पे चली गई इस पोजीशन पे तो यहाँ पे टेंजेंशियल डायरेक्शन पे इस पाथ की टेंजेंशियल डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी हमें पता रहता है, v का वैल्यू। m भी पता है। r क्या है, जिस पाथ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है उसका एक सेंटर होगा, तो सेंटर से उस पाथ का रेडियस है, मतलब जो भी सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस r है। तो यहाँ पे ये r इस पुल्ली का रेडियस होगा। v क्या है, बेल्ट का लीनियर वेलोसिटी है। और m क्या है, बेल्ट a से b जो कांटेक्ट है उसका मास है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हमने देखा क्या है
कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वैल्यू है वो जितना पोर्शन पुल्ली के साथ कांटेक्ट में है बेल्ट वहाँ पे काम करेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टेंशन काम करने से ऑब्वियस सी बात है T1 और T2 का वैल्यू थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू में। क्लियर है? किस तरीके से इफेक्ट आएगा इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कब आएगा बेल्ट में? जब ये पुल्ली या बेल्ट ड्राइव क्या हो, रनिंग कंडीशन पे हो। स्टेशनरी कंडीशन पे हो तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टेंशन काम नहीं करेगा, न ही T1 काम करेगा, न ही T2 काम करेगा। स्टेशनरी पोजीशन है तो वहाँ पे इनिशियल टेंशन काम करेगा। क्लियर है? हम लोग देखते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन कितना होता है और कैसे इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को फॉर्मूला डिराइव करने के लिए एक ड्रीवन पुल्ली को हम लेते हैं। एक बड़ा पुल्ली है जिस सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है, ठीक है। और इसमें एक बेल्ट है जो कि A से B तक इस ड्रीवन पुल्ली में कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है से B सेंटर पे वो बीटा है, ये तो हमें पता है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इसकी वजह से इसमें ड्राइविंग टेंशन्स आते हैं। T1 टाइट साइड में, लूज साइड में T2 टेंशन आता है जो कि ड्राइविंग टेंशन है, जो टेंजेंशियल फोर्स या टॉर्क की वजह से आता है, ठीक है। अब हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, A से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया AB। छोटे से बेल्ट पार्ट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स AB में कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ठीक है। अब ये AB जो है एंगल से D थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट का जो कि AB हमने लिया हुआ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर ले, ठीक है। तो देखेंगे कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि FC है, ये रेडियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ऐड कर रहा है इसके कारण बेल्ट में टेंशन आता है। तो A पे TC टेंशन आ रहा है, B पे भी TC, मतलब दोनों एंड पे इक्वल टेंशन आएगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अभी हमने यहाँ पे T1 और T2 को इंक्लूड नहीं किया, इस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के साथ साथ T1 और T2 भी ऐड करेगा। अभी हम केवल सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने T1 और T2 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है ना। यहाँ पे केवल TC काम नहीं करेगा, यहाँ पे T1 और T2 भी काम करेगा, जिसको आगे जाके हम इंक्लूड करेंगे। अभी हम केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रहे हैं और उसके कारण होने वाले टेंशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि A पे TC टेंशन काम कर रहा है, B पे भी TC टेंशन काम कर रहा है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टेंशन है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है। क्लियर है? अब ये जो टेंशन फोर्स काम करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हॉरिजॉन्टल से D थीटा बाई 2 एंगल पे होगा। क्लियर? इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखिए हमने क्या क्या कंसीडर किया हुआ है। FC क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उस एलिमेंट AB में ऐड कर रहा है बाहर की तरफ। साथ ही साथ AB का वेट हमें पता रहेगा, W हमने मान लिया स्मॉल w है, ठीक है। इसका वेट है जो कि पर यूनिट लेंथ पे, मतलब 1 मीटर या 1 मिलीमीटर जो भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये वेट हमने लिया है। तो पर यूनिट लेंथ वेट जो है इस बेल्ट का ये है W। क्लियर है? साथ ही साथ इस बेल्ट का लीनियर वेलोसिटी है v, स्मॉल v है, जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा AB का, ठीक है। R क्या है? पुल्ली का रेडियस है। और TC क्या है? एक सेंट्रीफ्यूगल टेंशन है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है इस बेल्ट AB में। अब बेल्ट AB क्यों लिया है? क्योंकि हम पूरे बेल्ट AB के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना पोर्शन पुल्ली के साथ कांटेक्ट है उतने पोर्शन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन आएगा। क्लियर है? इसलिए TC जो है, इस AB में जो TC काम कर रहा है उतना ही टेंशन पूरे बेल्ट में काम करेगा। क्लियर है? तो ये AB पार्ट को हमने लेके सॉल्व किया है TC, तो वही TC जो है पूरे बेल्ट में इसके हर एक पॉइंट पे काम करेगा। क्लियर है? देखते हैं
सबसे पहली बात तो ये ए बी हमने एलिमेंट की लिया हुआ है ए बी, इसका लेंथ कितना होगा, ये सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है डी थीटा, सेंटर ओ से इस जो ए बी आर्क लिया हुआ है इसका रेडियस है आर। तो ये आर्क, ये बेल्ट क्या है, आर्क के फॉर्म में है, आर्क ए बी है। तो आर्क का लेंथ हम कैसे निकालते हैं, आर्क का लेंथ या एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपान रेडियस होता है। तो हम आर्क निकालना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट ए बी इज इक्वल टू होगा आर इंटू डी थीटा। आर पुल्ली का रेडियस है और डी थीटा क्या है, ये एलिमेंट ए बी जो एंगल से एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस होता है, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ए बी एलिमेंट का लेंथ निकाल लिया। अब हमने देखा है कि W क्या है, इसका पर यूनिट लेंथ है। तो टोटल वेट क्या हो जाएगा इस एलिमेंट ए बी का, W इंटू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा। पर यूनिट लेंथ का वेट है W। अब टोटल लेंथ हमें पता चल गया आर डी थीटा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, W आर डी थीटा हो जाएगा ए बी एलिमेंट का। ठीक है, अब हमें पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर अपान आर होता है। अब यहाँ पे एम हमें पता होना चाहिए, वी भी पता होना चाहिए, आर भी पता होना चाहिए। तो वी तो हमें पता रहता है, लीनियर वेलोसिटी कितना है इस ए बी का, या जहाँ ये ए बी से कांटेक्ट है तो इसका लीनियर वेलोसिटी हमें पता रहता है। एंगुलर सिटी और रेडियस का यूज़ करके हम लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम हमें क्या मिलेगा, देखिए वेट पता है तो एम मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मास इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपान जी, या वेट अपान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जो कि जी है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू हमें पता है, तो वेट भी पता है, तो मास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर डी थीटा अपान जी होगा और वी स्क्वायर अपान आर होगा। ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि एक्चुअली यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये एफ सी हमें मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डब्ल्यू वी स्क्वायर अपान जी डी थीटा, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये। ठीक है, अब ये फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना फोर्स ऐड कर रहा है, जिसके कारण इसमें टेंशन एक्ट हुआ टी सी। अब भाई जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है उतना ही यहाँ पे टेंशन आएगा, मतलब जो फोर्स है बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है और जो टेंशन यहाँ पे आ रहा है बेल्ट पे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे फोर्स अधिक हो जाए तो बेल्ट बाहर की तरफ भागेगा, टेंशन अधिक हो जाए तो ये बेल्ट हो सकता है वहाँ पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन एक्टिंग ऑन द एलिमेंट ए बी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और टेंशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे एक दूसरे से। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वर्टिकल वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, तो हमें रिलेशंस मिल जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो एक्स एक्सिस पे लगने वाले फोर्स या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। देखिए टी सी को रिजॉल्व करेंगे तो टी सी डी थीटा कॉस डी थीटा बाई 2 मिलेगा, राइट तरफ के जो टी सी है उसको रिजॉल्व करने से, और लेफ्ट तरफ जो टी सी है उसको हम रिजॉल्व करेंगे तो टी सी कॉस डी थीटा अपान 2 मिलेगा, जो कि निगेटिव होगा क्योंकि निगेटिव एक्स में इसका डायरेक्शन है। ये दो ही फोर्स एक्स एक्सिस में आएगा जिसका सम जीरो है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात ये सम है क्या हुआ, जीरो होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, बैलेंस्ड है या इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस्ड है कि नहीं है, ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लियर है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड में एफ सी फोर्स काम कर रहा है। टी सी का वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये साइन थीटा कंपोनेंट मिलेगा जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसलिए निगेटिव होगा। तो टी सी साइन डी थीटा अपान 2 माइनस टी सी साइन डी थीटा अपान 2 होगा। अब ये
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा। देखिए FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है बेल्ट के लिए, या बेल्ट में कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, W v² d थीटा। पिछले स्लाइड में हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे और ये TC वाला टर्म है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो इज इक्वल टू 2C sin d थीटा अपॉन 2 मिलेगा। अब d थीटा का जो वैल्यू है बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है d थीटा बाई 2 का वैल्यू और कम हो जाएगा। तो साइन d थीटा बाई 2, इसके जगह हम साइन d थीटा बाई 2 ना रख के इसको हम d थीटा बाई 2 रख सकते हैं, क्योंकि d थीटा बाई 2 का वैल्यू बहुत ही कम है। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम रख देंगे, तो फाइनली हमें मिलेगा W v² d थीटा इज इक्वल टू 2TC d थीटा बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो TC है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा WV²/G। क्लियर है? तो ये फाइनली हमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो कि बेल्ट में पैदा हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, इसका वैल्यू हमें मिलेगा TC इज इक्वल टू WV²/G। W क्या है? इस बेल्ट का वेट है, V है लीनियर वेलोसिटी उस बेल्ट का, और G क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू हमें पता रहता है। तो फाइनली इस इक्वेशन का यूज़ करके हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेल्ट में निकाल सकते हैं। ये तो हो गया सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की बात, जो हमें पता है, हमने डिराइव कर लिया। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल टेंशन किस तरीके के बेल्ट के लिए है, फ्लैट बेल्ट के लिए है, रोप बेल्ट के लिए है, या वी बेल्ट के लिए है। तो यहाँ पे आप डेरिवेशन फार्मूला देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे, TC इज इक्वल टू WV²/G। W क्या है? वेट है, V क्या है? लीनियर वेलोसिटी है, G है गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो ये सभी वैल्यू क्या है? ठीक है, इस पे ही डिपेंड कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। ठीक है, तो इसका फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट या रोप बेल्ट, इसमें इस तरीके से ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। सर किसी भी तरीके का बेल्ट आप ले रहे हैं तो उसके पुल्ली के ग्रुप या अदर रिलेशन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जो इक्वेशन है, हम किसी भी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट हो, वी बेल्ट हो या रोप बेल्ट हो, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी बेल्ट में इतना टेंशन आएगा। क्लियर है? दूसरी बात ये कि जब हम पुल्ली या बेल्ट टाइप क्या है, मोशन कंडीशन पे हो, तो मोशन कंडीशन पे हो तो उस समय उसमें दो तरीके के टेंशन फोर्स काम करता है। एक तो टॉर्क या टेंजेंशियल फोर्स के कारण होता है, जो हमने पहले डिराइव किया था इक्वेशन T1 और T2 के लिए, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण उस बेल्ट में आता है। तो फाइनली जो बेल्ट में टेंशन आ रहा है, एक्चुअल टेंशन क्या होगा जब वो रनिंग कंडीशन में हो या मोशन पे हो। तो टाइट साइड में टेंशन T1 था, अब हमने सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के लिए भी इक्वेशन देख लिया है, तो फाइनल टोटल जो टेंशन होगा टाइट साइड में होगा T1 प्लस TC। क्लियर है? इसके पहले हमने देखा कि टाइट साइड में केवल T1 टेंशन है, अब उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी टेंशन ऐड कर रहा है, तो टोटल टेंशन क्या हो जाएगा? T1 प्लस TC बेल्ट के टाइट साइड तरफ। क्लियर है? और लूज साइड या स्लैक साइड में टेंशन हो जाएगा T2 प्लस TC। T2 क्या है? टॉर्क या टेंजेंशियल फोर्स के कारण टेंशन आ रहा है, और TC क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण टेंशन है। तो लूज साइड में इतना टोटल टेंशन आएगा। क्लियर है? आई होप कि आज के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो टेंशन आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट, और इनिशियल टेंशन का जो कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।